अगर मैं आपसे कहूँ हम सभी लोग अपने आम जीवन में वेक्टर एनालिसिस का भर भर के प्रयोग करते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये सत्य है। हम सभी लोग अपने आम जीवन में वेक्टर एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। वो कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी किसी को कोई एड्रेस बताया है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। कैसे बताया है? आपने बताया होगा कोई जो डेस्टिनेशन है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से 250 किलोमीटर दूरी पर है और साथ ही साथ वो पूरब दिशा में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इस्तेमाल किया। जब कभी भी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहां पर वेक्टर की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वेक्टर का जो अध्ययन है या उसकी स्टडी है वो वेक्टर एनालिसिस में की जाती है। तो आज हम वेक्टर एनालिसिस की इस रोचक यात्रा को शुरू करते हैं, जहां पर हर एक एरो जो है एक नई दिशा में न केवल दिशा को बताएगा बल्कि एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक हमारा है वेक्टर एनालिसिस। इस वेक्टर एनालिसिस को हम न केवल एलटी ग्रेड के संदर्भ में पढ़ेंगे बल्कि टीजीटी पीजीटी चाहे वो यूपी का हो या किसी और स्टेट का हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस को पढ़ाऊंगा। ये सभी एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है और तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो एलटी ग्रेड का ऑफिशियल सिलेबस है और ऑफिशियल सिलेबस का जो आपका यूनिट है वेक्टर एनालिसिस, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उनको एक बार नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं। तो वेक्टर एनालिसिस का सिलेबस मैंने खोल रखा है, ये ऑफिशियल है एलटी ग्रेड का, जिसमें आपको दिया हुआ है ऑपरेशंस विद वेक्टर्स। ओके, साथ ही साथ आपसे इसमें पूछा गया है क्या? ऑपरेशंस विद वेक्टर तो है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 वेक्टर्स एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, और पूछा गया है वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, एक्चुअली ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपके वेक्टर कैलकुलस का है। मैं इसको अगला एक सेपरेट वीडियो में कवर अप करूंगा। बाकी ये पार्ट जो है इसको एक अलग वीडियो में कवर अप करूंगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा रोड मैप समझ में आया होगा कि मुझे किस किस प्रकार से क्या क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक वेक्टर की। एक्चुअली वेक्टर होता क्या है? ठीक है, आपको ऑफिशियल सिलेबस के बारे में पता चल चुका होगा। ये ऑफिशियली वेक्टर एनालिसिस जो यूनिट है उसके अंदर ये टॉपिक्स पूछे गए हैं। आपको शायद ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक वेक्टर की। एक्चुअली एक वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं एक वेक्टर आपको लिख के दिखाता हूँ। लिखने का तरीका क्या रहता है? कोई एक अल्फाबेट लीजिए आप, मैं जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। या तो आप इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड का मतलब है थोड़ा डार्क करके लिख दो, या फिर आप इसके ऊपर एक एरो लगा दो। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। ठीक है, मैंने कहा आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से है कि ए आई कैप, ठीक है, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें नहीं दिखेंगी जैसे कि के कैप, आई कैप, जे कैप, इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या है? ये है आपके यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश है आपके आई जे के। एक्चुअली ये एक्स वाई जेड एक्सिस में दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर ए जो है वो मैग्नीट्यूड है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए मैग्नीट्यूड आई दिशा में है या एक्स एक्सिस की दिशा में है। बी जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी मैग्नीट्यूड जो है वाई दिशा में गया हुआ है, और सी के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी मैग्नीट्यूड आपका जेड एक्सिस की दिशा में है। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप है, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस या एक्स वाई जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश है। अब यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड जेड एक्सिस को बना रखा है। ये अगर एक्स और इसको वाई और इसको जेड मैं कह देता हूँ, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से मैं करता हूँ क्या कि मैं एक पॉइंट सी कंसिडर करता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी सी। अब कोऑर्डिनेट में आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर
ए बी सी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब ये है कि उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो होगी आपकी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये हो गई बाई, सॉरी बी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है आपकी बी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी ए। यही तो हुआ करता था ना। तो अब मैं अगर एक काम करूं आपसे, ये कहूं कि आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल दीजिए ओपी की, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि आप ये सब चीजें पहले से जानते हैं, लेकिन मेंस की भी तैयारी करनी है आपको, तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। वहां पे आपका लिखित होगा, एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा कि आपको फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, प्रूव करना नहीं आता, ठीक है, तो मेंस से बाहर हो जाओगे। फिर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूलाज पढ़िए और फिर निकाल लीजिएगा। लेकिन मेंस उतना ही टफ है, इसलिए चीजों को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं आपसे कहता हूं ये आपका इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अगर ये 90 डिग्री है और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि 90 डिग्री एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल एक फॉर्म हो गया। तो मैं इसमें आपसे कहूँ कि भाई आप ओपी निकालो, तो आप ओपी कैसे निकालोगे? ओपी इक्वल होगा, पाइथागोरस में लगानी है आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके तो इक्वल होगा ना, ठीक है, इसके ही तो इक्वल होगा ना, ठीक। मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड से कर देता हूं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने आपको अभी लिखाया। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा था दो वेक्टर की, ठीक है, अब तक जितनी भी बात हुई थी वो हुई थी मेरी दो वेक्टर के साथ में, कि जब मेरे पास सिर्फ दो वेक्टर थे ए और बी, ठीक है, जितने थे ए और बी, दो सिर्फ आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था या 2D का कोऑर्डिनेट सिस्टम था, सिर्फ उसकी बात हमने अब तक की थी, ठीक, ओके। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2D में एक कोई वेक्टर लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? इसी वेक्टर को अगर मैं 2D में लिखता हूं, तो ए इक्वल होगा कैसे इसके, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो आपने कहा कि भाई मॉड ऑफ ए निकालो, मॉड ऑफ ए मतलब मैंने कहा कि ओपी, ठीक है, वेक्टर ओपी, इसको ओपी से रिप्रेजेंट करता हूं, तब भी एक ही चीज है। तो आप एटलीस्ट 2D में तो ये चीज समझ चुके होंगे कि 2D में कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे एक ओपी वेक्टर था या ए वेक्टर था, ए आई का प्लस बीजे का, इसका मतलब ये था कि किसी पॉइंट पी तक जाने के लिए आप एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस कवर किए और वाई डिस्टेंस पर बी डिस्टेंस कवर किए, उसके बाद आप पहुंच गए पी पे, तो मैंने ओ को पी से मीट करा दिया, तो ये हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो क्या होगा, पी का जो ओ के रेस्पेक्ट में अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं तो उसको रिप्रेजेंट करता हूं ओ पी से, ठीक है, इसलिए इसको ओपी वेक्टर कहते हैं। तो ओपी वेक्टर की लेंथ क्या होगी, ठीक है, यहां से सबसे पहले मैं बात करता हूं लेंथ की, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर यही कुछ और नहीं है बल्कि यही आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैंने आपको अभी बताया, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ओपी के, ठीक है, ये इक्वल होता है किस चीज के, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। अगर मैं ओपी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाता हूं, इसका मतलब है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं बिना वेक्टर का, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग सा लगे तो प्लीज पूरा वीडियो देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ये डीप है और मेंस के हिसाब से लेकर चल रहा हूं मैं आपको, जितने कॉन्सेप्ट कराऊंगा मेन के हिसाब से कराऊंगा। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगा, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, हालांकि इसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिख रखी है, शायद आपको पता है। ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है, एक बार फिर से लिखी हुई है यहाँ पर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास अब 2D नहीं है, मैं 3D में आ गया, वो एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B, C। इसका क्या मतलब होता है? ये है आपका ओरिजिन,
क्योंकि मैं 3D बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्यूबाइड में समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो मैं पी तक ओ से लेके पी तक जाना चाहता हूँ, तो कैसे जाऊंगा? तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे कि आप पहले ए डिस्टेंस जाइए कहाँ पे? एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, चला गया। ए डिस्टेंस कितनी है? ए। फिर यहाँ से आप जाइए कहाँ? वाई एक्सिस के अलोंग। कितना डिस्टेंस? बी। ठीक है, अब बी पर पहुंचने के बाद एक काम कीजिए, आप जाइए क्या? जेड एक्सिस की दिशा में। अगर मैं इसको वाई एक्सिस कह दूं और इसको एक्स एक्सिस कह दूं, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस कह दूं मैं इसको, तो आप कहेंगे कि वाई एक्सिस पे पहुंचने के बाद आप यहाँ पर आ गए। अब आप एक काम करें कि यहाँ से सी डिस्टेंस कवर करके आ जाइए पॉइंट पी पर। तो कैसे कैसे गए आप? पहले एक्स पर गए ए डिस्टेंस, फिर आप वाई पर गए बी डिस्टेंस, उसके बाद आप जेड पर गए सी डिस्टेंस। यही तो है ना? ठीक है, यही तो है ना, और कुछ थोड़ी ना कहा मैंने। तो इस प्रकार से आप पॉइंट पी तक पहुंचे। अब क्या ऐसा कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है कि आप डायरेक्ट पी पर पहुंच जाएं? जी बिल्कुल है। क्या? मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं ओ को पी से डायरेक्ट मिला दूं, ठीक, मैंने क्या किया? पॉइंट पी को ओ से डायरेक्ट मिला दिया। तो डायरेक्ट मिलाने को मैं लिखूंगा कैसे? एक्चुअली वो कुछ और नहीं है, वही आपका वेक्टर होता है। ठीक है ना, वही आपका वेक्टर होता है। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस चीज से? ओपी से। तो ठीक है, ओपी वेक्टर जो इक्वल होगा किस चीज के? एक्स पर गए आप आई, सॉरी ए, प्लस और वाई पर गए आप बी, तो उसका बाई का आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। जेड पर गए आप सी, और जेड का यूनिट वेक्टर भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर को, और इसी वेक्टर को मैं अगर ए से लिख देता हूँ, वेक्टर ए। ठीक है, तो इसका मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट होगा? इसका मॉडुलस रिप्रेजेंट होगा सिंपल ए से। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो, क्योंकि देखो, मैं पढ़ाने को क्या है, पढ़ा तो इतना फास्ट दूंगा कि आपके ऊपर ऊपर चला जाएगा, आधा घंटे में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, तो फायदा नहीं है उस चीज का। समझो एक बार, थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर आधा घंटे की जगह 1 घंटे पढ़ लोगे तो क्या ही जा रहा है? अगर सामने पढ़ाने वाला तैयार है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो ये हो गया आपका वेक्टर। वेक्टर का फॉर्म आपका ये रहेगा। ठीक है ना, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आई जेके के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समझ लीजिएगा। आई जेके क्या है? आई कैप जे कैप के कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश। ठीक, अब एक वेक्टर है, उस वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले हमने इसी बारे में बात की थी। क्योंकि एक वेक्टर था, अगर मैं वेक्टर ए कहूं, तो वेक्टर ए में क्या क्या चीज थी? वेक्टर ए में था, एक तो मॉडुलस था, मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड था नहीं था? बिल्कुल था मैग्नीट्यूड। और क्या था? और थी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, जैसा लगाया हुआ है वैसा ही सुनना, ठीक है, ए कैप से। तो वेक्टर ए है वो इक्वल है आपके किस चीज के? वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हो जाएगा आपका ए कैप। मतलब ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, क्या है? ए कैप इज इक्वल टू डायरेक्शनल वेक्टर में, अगर इसको कहूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये आपका डायरेक्शनल वेक्टर हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। चलिए आगे चलते हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है कुछ इस प्रकार से कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है, या लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर, तीनों एक ही बात है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट हो सकता है मैं इसको कभी आपको ओपी से लिख दूं, याद रखिएगा। तो मैं सब कुछ एक ही साथ लिखा देता हूं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ ओपी, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे ओपी से, रिप्रेजेंट करेंगे इसको ए से, रिप्रेजेंट करेंगे इसको मॉड ऑफ ए से। ठीक है, हो सकता है मैं कौन सा कब यूज कर लूं, इसलिए मैं आपको एक बार में सारे लिखा दिए। मैं आपको इसी प्रकार से आगे कोई ना कोई सा एक सिंबल यूज कर लूंगा, और इसकी जो वैल्यू होती है
तो वैल्यू इक्वल होती है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर हुई हो। ठीक है, इसको रख लेते हैं एक बॉक्स के अंदर क्योंकि ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये चीज एक्चुअली आई कहाँ से, तो आपको पता होगा, अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जब मैंने 2D में लिया था एक पॉइंट ए कॉमा बी, एक पॉइंट लिया था 2D में, तो मैंने आपको दिखाया था कि 2D में एक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ए पर एक्स एक्सिस पर ए गया और वाई एक्सिस पर बी गया, तो मैंने ओ और पी को डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो क्या मिला मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको ये चीज मिली, ये तो 2D की थी, तो इसको 3D में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रीड करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको मैग्नीट्यूड एक्चुअली आता कहाँ से है, मैग्नीट्यूड कहीं और से नहीं आता सिवाय पाइथागोरस थ्योरम के। बस वो बात दूसरी है कि वो 2D में था, ये 3D में है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि डायरेक्शन जो है उसको लिखा जाता है ए कैप से, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, या मैं कहूँ डायरेक्शनल वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शनल वेक्टर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। वो क्या था कि मेरे पास ए कैप से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ए कैप की वैल्यू थी वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। अब बोलेंगे ए कहाँ से आया, मैंने आपको लिखाया था पीछे कि जो वेक्टर ए जो है वो इक्वल होता है किस चीज के, मॉड ऑफ वेक्टर ए के, और इज मल्टीप्लाई बाई, सॉरी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट है, इनटू ए कैप। अगर मैं यहाँ से ए कैप की वैल्यू निकालूं तो आप देखेंगे ए कैप की वैल्यू जो आती है वो आती है क्या, कि वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। आई होप बात क्लियर हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, मोस्ट फेवरेट ऑफ पीजीटी एग्जाम, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, एलटी हो, एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी, कुछ भी हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चाहे वो 3D का हो चाहे वो वेक्टर का हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, मैं वेक्टर ओपी ले लेता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे मैं ओपी लिखूं या वेक्टर ए लिखूं सब एक ही बात है, क्योंकि समझाने के लिए मुझे अलग अलग चूज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए, एक ही बात है, इक्वल हुआ किस चीज के, मैंने लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आई होप ये बात समझ में आई हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस पर ए डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड गया, वाई पे बी और जेड पर सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक पॉइंट पी कंसीडर करता हूँ इस प्रकार से, सी ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, इसको मैं मीट करा देता हूँ ओरिजिन के साथ, ये आपका ओ रहेगा। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ क्या, कि यहाँ पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओके, एज वेल एज बाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। मैं कहता हूं कि आपका जो पॉइंट पी है या आपका ओपी वेक्टर है, ठीक है, ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर इज मेकिंग एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंगल फ्रॉम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस एज वेल एज। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है ये एंगल आपका एल्फा, ये एंगल आपका बीटा, ठीक है, और ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका गामा है। तो थोड़ी देर की मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो है डीसीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डीसीज आपका रिप्रेजेंट किया जाता है एल से,
एम से एन से। डायरेक्शन कोसाइन क्या है कि किसी एक लाइन है, उस लाइन की दिशा बताने के लिए 3D में नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्रयोग करते हैं और 2D का प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। लेकिन 3D में या स्पेस में डायरेक्शन बताने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन का प्रयोग करते हैं कि कोई लाइन है या कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका किस डायरेक्शन में है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन का प्रयोग करते हैं और इसको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है कॉस एल्फा के, एम की वैल्यू इक्वल होती है कॉस बीटा के और एन की वैल्यू इक्वल होती है कॉस गामा के। ठीक है। और अब मैं अगर आपसे कहूं, आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आप कॉस एल्फा निकालें तो आपको पता होगा इस पॉइंट एबीसी का मीनिंग क्या है कि एबीसी का मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पर ये कितना गया ए, वाई एक्सिस पर ये कितना गया, वाई एक्सिस पर गया ये बी, और जेड पर कितना गया, जेड पर गया हुआ है सी। ठीक है। और ये ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक चीज और लिख के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप मुझे एक चीज बताएं, मॉड ऑफ ओपी, ठीक है, किसके इक्वल होगा। तो मॉड ऑफ ओपी, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा, ओपी डिस्टेंस की बात कर रहा। ओपी डिस्टेंस आपकी रिप्रेजेंट होगी किसी से, मॉड ऑफ ओपी से, और इक्वल होगी किसी के, इक्वल होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं, आपको ये डिस्टेंस तो मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर इसके अंदर ही है, आपको ये डिस्टेंस मिल गई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई आप एक काम करो, cos अल्फा की वैल्यू निकालो इस ट्राइंगल में। तो cos अल्फा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या गलत है, a अपॉन मॉड ऑफ ओपी। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं यहाँ से cos बीटा की, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखेंगे cos बीटा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है ना, b अपॉन मॉड ऑफ ओपी। याद रखना, आता कहां से पता होना चाहिए। ऐसे ही जेड एक्सिस की बात करूं, जेड को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ही जेड एक्सिस जैसे ट्रीट कर लूं, इसको जेड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अब ये मेरा हो जाएगा सी। ठीक है। अब सी हो जाएगा तो यहाँ से कॉस गामा की वैल्यू निकालूं, और ये अल्फा है, अल्फा हट के हो जाएगा गामा आपका। ठीक है ना, ये अल्फा आप हट के क्या हो जाएगा, अल्फा हट के हो जाएगा आपका गामा। तो ये हो गया आपका गामा। ठीक है। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, गामा ये होगा नहीं, मैंने जबरदस्ती इधर को मान लिया क्योंकि आपको समझाना था। तो कॉस गामा निकालूं तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ कि सी अपॉन मॉड ऑफ ओपी। आई होप आपको डीसी तो समझ में आ ही गए हो। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको समझा सकता हूँ या रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है। तो इनको बॉक्स में कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से इनसे क्वेश्चंस पूछे तो जाते ही हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। और शॉर्ट ट्रिक्स कुछ हैं जिनको आपको याद ही करना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस फ्री में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। आई होप आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया हो। डायरेक्शन कोसाइन की एक खास बात रहती है, वो क्या, एक रिलेशन रहता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 होती है। वो कैसे, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ओपी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ ओपी स्क्वायर निकालूं तो वो इक्वल हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। और अगर इनका स्क्वायर कर करके आप ऐड करोगे तो आप पाओगे क्या, आप पाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कभी कभार यही चीज आपको इस प्रकार से लिखी हुई मिलेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है। दोनों ही रिजल्ट अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको लिखा है। और इसमें एक रिजल्ट और एक्स्ट्रा है जो पूछा जाता है आपसे, वो क्या है अभी बताता हूं। अब जैसे कॉस में आपने लिखा, यही चीज अगर मैं साइन में लिखूं तो क्या होगा,
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है उसकी वैल्यू होती है 2। कहाँ से आती है? अब कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसे ही करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और 1 सॉरी माइनस साइन स्क्वायर गामा। इसको मैं सही करूंगा अभी। और इन सब का सम किसके इक्वल है? इन सब का सम इक्वल है किस चीज के? 1 के। तो ये हो गया आपका 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल होगा 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और माइनस का 1 इधर आ जाएगा और ये सब सारी चीजें उधर पहुंच जाएंगी। 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये आपका निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, कई प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक तो आपका होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। वेक्टर विद डायरेक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कोई भी चीज है वो विदाउट डायरेक्शन है, दैट इज वो स्केलर है, तो ये जीरो आपका स्केलर होगा। बिल्कुल स्केलर होगा, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे तब वहां पर उसको जीरो बोलेंगे, लेकिन जब हम वेक्टर पढ़ रहे होंगे तब हम वहां पर उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्योंकि जीरो क्या है, इस तरह से लिखा हुआ होता है जीरो के 0,0,0,0 ना तो वो कभी एक्स एक्सिस पर गया, ना वो कभी वाई पर गया और ना कभी जेड पर गया। तो एक्स वाई जेड तीनों ही दिशा में नहीं गया, मतलब वो कहीं पर नहीं गया। लेकिन वेक्टर की तो बात कर ही रहे हैं, इसलिए हमको जीरो ना बोल के क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। आई होप आपको बात समझ में आई हो। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ए वेक्टर है इस प्रकार से कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कोई एक वेक्टर है, ठीक है, कोई एक वेक्टर है, तो आप अगर इसका मॉड निकालें, मॉड ऑफ ए, वो अगर 1 आ जाता है तो आप इस वेक्टर को क्या कहेंगे कि ए वेक्टर जो है आपका क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। और वहीं अगर इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए की अगर वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है या जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाती है, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उस टाइम पर मैं इसको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं वहां पे सिर्फ क्वांटिटी की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो अगर गलती से मॉड ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर जो है वो आपका जीरो वेक्टर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। तो आगे बात करता हूं मैं, एक और है, वो है आपका अपोजिट वेक्टर। ठीक है, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है, कुछ इस प्रकार से है, एक वेक्टर ये था आपके पास वेक्टर ए, ठीक है ना, ये है आपके पास वेक्टर ए। तो अपोजिट का आप मतलब समझते हैं कि उसकी उल्टी दिशा में, ठीक है, एक यहाँ से इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल रहना चाहिए, बस डायरेक्शन चेंज कर दो, तो ये हो गया आपका अपोजिट। तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा किससे? हम माइनस ए से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ये माइनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? अपोजिट डायरेक्शन को। अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ माइनस। मॉड ऑफ ए निकालोगे सेम आएगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, दिशा चेंज हुई थी ना। तो कोई भी वेक्टर, जब मैं आपको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं यहाँ पर उस चीज का यूज करूंगा। याद रखना कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसमें बस एक माइनस आ जाता है वेक्टर ए के साथ में, और कुछ भी नहीं, बस उसकी दिशा बदल जाती है। जब माइनस है, माइनस रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और वेक्टर्स की। जैसे कि बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है आपका लाइक पैरेलल, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका
दूसरा होगा आपका अपोजिट वेक्टर। ठीक है, अपोजिट के बारे में आप अभी अभी पढ़ चुके। लाइक पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक वेक्टर ये आपको गिवन था, ठीक है, ये वेक्टर आपको गिवन था और इसका वेक्टर क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक, अब लाइक पैरेलल का मतलब क्या है कि एक वेक्टर और ड्रॉ कीजिए जो सेम डायरेक्शन में हो। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मैं तो बड़ा बनाना चाहूंगा, बट क्या, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम मतलब तब तो वो पैरेलल होगा। आपने डायरेक्शन सेम रखा, जैसा डायरेक्शन इसका वैसा डायरेक्शन इसका, इसका मतलब आपने डायरेक्शन को सेम रखा, तो फिर वो पैरेलल वेक्टर होना तय है। हो सकता है वो वेक्टर छोटा हो, ठीक है, लीजिए इतना छोटा कर लेते हैं, है तो पैरेलल ही ना, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हुई। तो इस प्रकार के जो वेक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके लाइक पैरेलल वेक्टर। और लाइक पैरेलल वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बड़े वाले वेक्टर को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो लाइक पैरेलल जो वेक्टर है उसको कंडीशन को जब आप लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ए है वो बड़ा है और बी जो है वो छोटा है। ठीक है, अगर मैं अपने केस की बात करूं, यहाँ पे मेरा बी बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया लैम्डा की वैल्यू इस वाले वेक्टर के लिए क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि फिर ये हो जाएगा बी से छोटा, वेक्टर ए जो है बी से छोटा हो जाएगा जैसा कि है। और इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में मेरा लैम्डा हो जाएगा कैसा, बड़ा, 1 से। जैसे कि अगर मैं कहूं ए इज इक्वल टू 2c है, बिल्कुल है, हो सकता है 2 गुना इसका। या फिर मैं ये लिखूं कि ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी है, बिल्कुल हो सकता है, आधा आधा भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू फिट हो रहे हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट वेक्टर की, तो आपको पता है आपका ए वेक्टर तो ये है, ठीक है, ए वेक्टर ये है, आपको इसके अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक, अब वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 2 वेक्टर ड्रॉ किए, ये बराबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, जैसा भी गिवन हो। तो इस केस में क्या रहेगा, आपको लिखना तो भाई ये दोनों के लिए ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अपोजिट वेक्टर्स होंगे तो लैम्डा जो होगा कैसा होगा, इन सभी के लिए लैम्डा होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, और इन सभी के लिए होगा आपका लैम्डा कैसा होगा, लैम्डा होगा पॉजिटिव। तभी ये केस बनेंगे और तभी ये वाले केस बनेंगे। बाकी छोटा और बड़े के लिए आप समझ ही चुके हैं लैम्डा की वैल्यू किस किस प्रकार से वेरी करती है। आई होप आपको बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर, जो कि आपका टॉपिक रहा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसमें पूछे जाते हैं। थोड़ा टाइम हो जाए इसलिए मैंने उसके डायग्राम को थोड़ा पहले बनाकर रख लिया। तो अब मैं आपसे कहता हूँ एडिशन ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 2 वेक्टर हमारे पास हैं, ठीक है। मैं शुरू से 2 वेक्टर्स को लेकर चल रहा हूँ, ए और बी, क्योंकि ए और बी पढ़ते हुए बहुत समय हो गया है, तो वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ये अगर मैं ओरिजिन कह दूं इसको, ये पॉइंट को ओरिजिन कह दूं, ओ से रिप्रेजेंट कर दूं, ये वाला मेरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए, ठीक है। ये वाला वेक्टर मेरे वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये भी तो मेरा वेक्टर बी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी मेरा वेक्टर बी होगा और ये वाला भी मेरा वेक्टर ए होगा। ठीक है, पैरेलल है, इक्वल है। पैरेललोग्राम का मतलब ये तो आमने सामने की चीजें जो है इक्वल हैं। इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। वो सेम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों सेम ही होते हैं। कैसे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेन याद रखना, मेंस को दिमाग में रखना है। आप सिर्फ ऐसे ही याद करो चल दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, मेंस को आप ध्यान में रखिए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, क्या कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मीट कराती है। चलिए, ओ को पी से, अगर मैं इसको पी पॉइंट बोल देता हूँ, सब मैंने बोला पी है, तो ओ को पी से मीट कराया। ओपी क्या होगा, ओपी एक्चुअली क्या होगा, ओपी होगा रिजल्टेंट ऑफ, क्या होगा आपका, रिजल्टेंट।
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ओपी इक्वल होगा किस चीज के? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। कैसे? आप ओ से ए तक गए, ए से पी तक गए, तो मतलब आप ओ से पी पहुंच गए। पी तक पहुंचे ना, पहले आप यहाँ से यहाँ तक गए, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए, एट द एंड पहुंचे कहाँ? पी पर पहुंचे ना आप। अब मैं कहूँ आप ऐसे मत जाइए ना, डायरेक्ट डायरेक्ट जाइए, तो मैं ओ से पी डायरेक्ट लाइन खींच देता हूँ, तो ये हो गया ओपी आपका। तो ओपी इक्वल होगा किस चीज के? अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ओपी। ठीक है, अगर मैं वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर दूं तब भी एक ही बात है। ठीक, ऐसे ही इसका है, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, और ये वेक्टर आपका क्या है? वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका वेक्टर बी है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, सारा वेक्टर यहीं से शुरू हो जाता है। आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी अभी बताया था, जिसका प्रयोग अब हम करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, ओ से बी तक जाना है, तो ओ से बी तक जाने के लिए आपने कौन कौन से डायरेक्शन यूज किए? आप कहाँ गए? पहले ओ से जाने के लिए आप गए, ओ से गए आप ए तक, फिर ए से गए आप बी तक, और पहुंच गए कहाँ? ओ से बी डायरेक्ट। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ओ बी। ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ बी इक्वल होगा ओ ए। ठीक है, किसके इक्वल होगा? ओ ए प्लस ए बी। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहां से मैं कहूंगा कि भाई आप ए बी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, याद रखना ए बी इक्वल होगा, मैं इसको उठा के अगर इधर ले जाता हूं तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा ओ बी माइनस ओ ए। ये चीज आप वेक्टर में भर भर के इस्तेमाल करते हैं, पर यकीन मानिए डिटेल आपको पता नहीं होगी। ए बी आप लिखा करते थे जनरली, कोई वेक्टर कहीं पर भी ए बी लिखकर आ गया तो आप लिखा करते थे कि ओ बी माइनस ओ बी। ऐसे ही कहीं पर कोई बी सी लिखा हुआ आ गया तो आप लिखा करते थे कि ओ सी माइनस बाद वाला माइनस पहले वाला, ये तो लिखा करते थे ना, ओ सी माइनस ओ बी। कहाँ से आया था वो आज तक पता था क्या? ये यहाँ से आता है। ठीक है, याद रखिएगा, आता कहाँ से है? ये इस प्रकार से आता है जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया हो तो इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था टू वेक्टर्स का। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, कुछ इस प्रकार से हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। ठीक है, और एक वेक्टर और है वेक्टर बी, वो इक्वल है किस चीज के? बी1 आई कैप प्लस बी2 जे कैप प्लस बी3 के कैप। तो याद रखिएगा एक चीज, वो क्या? कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो इक्वल होगा किस चीज के? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है वेक्टर एडिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी वैल्यू इक्वल होती है ए1 प्लस बी1। आई वाले एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस जे जे वाले एक साथ जोड़ लीजिए, ए2 प्लस बी2 जे कैप प्लस ए3 प्लस बी3 के कैप। आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। आई होप ये आपको तो समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा वो क्या है? सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो वेक्टर्स थे, एक क्या था? मेरे पास दो वेक्टर मैं लेके चला था, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या था? ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। ये मैं दो वेक्टर्स को लेकर चला हूँ, और एक वेक्टर और कंसीडर करता हूँ, वो क्या है? कि वेक्टर बी इज इक्वल टू बी1 आई कैप प्लस बी2 जे कैप, ठीक है, बी3 के कैप। आई होप ये चीजें कोई समझने वाली नहीं है, लेके चल रहे थे पहले से। तो जो वेक्टर एडिशन है वो मैंने आपको पीछे बताया कैसे किया जाता है, और सब्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, ए माइनस बी, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या इसकी वैल्यू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के इक्वल होगी? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी।
लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी की मैं बात करूं, ठीक है, वो इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ बी माइनस ए के, क्योंकि मॉड के ऊपर नेगेटिव आ जाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। क्योंकि उनकी माइनस तो एक्स्ट्रा आएगा ना, अगर मैं बी माइनस ए को लिखूं तो बी माइनस ए को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि माइनस टाइम्स ए माइनस बी, नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बस एक माइनस आया है, और माइनस तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी दिशा उल्टी है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, तो बस वही मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है कि वो आपस में तो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो सकते हैं, बस वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, आइए देखते हैं कि ए माइनस बी जो है वो इक्वल होगा किस चीज के, आप आई आई वाले आपस में घटा लीजिए, जे जे वाले आपस में घटा लीजिए, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि घटाना क्या होता है, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे घटाने के, कि घटाना होता क्या है, कि आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्या किसी वेक्टर में कोई वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्लैरिफिकेशन अभी दूंगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे अभी अभी आप घटा कर दिखा रहे हैं और साथ में बोल भी रहे हैं कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाया नहीं जा सकता, तो इसके पीछे एक वैलिड रीजन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, दो वेक्टर्स को किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया। मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूं पहले, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर के साथ में। मान लीजिए कोई लैम्डा एक स्केलर है, ठीक है, उसकी मैं वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए निकालना चाहता हूं, तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी किस चीज के, वो इक्वल होगी लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए वन आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए टू जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए थ्री के कैप। मतलब लैम्डा की जो मल्टीप्लाई है वो आई कैप जे कैप के कैप तीनों के कोफिशिएंट से साथ में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आप ए वन के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, बी वन के साथ मल्टीप्लाई ना करो, या ए टू के साथ मल्टीप्लाई ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई तो आपको सबके साथ करना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मैंने बोला क्या किसी एक वेक्टर में से कोई दूसरे वेक्टर घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्यों, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, ठीक, वेक्टर को जोड़ना मैंने आपको सिखाया ही था, और एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक मैंने इसको इससे आपस में मीट करा दिया, ठीक है ना, मैंने इसको आपस में मीट करा दिया। अगर मैं कहूँ ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है, ये को ए पॉइंट ही लेता हूँ, तो मैंने ओपी लिखा है, तो ओपी इक्वल था किससे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैं घटाने की बात करता हूँ, ठीक है ना, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बात करता हूँ घटाने की। तो घटाने के लिए क्या करना होगा, आपको मैंने लिखाया कि घटाना कैसे होगा, ए माइनस बी। अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास वेक्टर ए एज यूजुअल जैसा था वैसा ही है, वेक्टर बी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पीछे के पेज पे जाकर देख लीजिएगा कि वेक्टर माइनस बी का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट बट इक्वल टू द सेम वेक्टर। तो वेक्टर बी ऊपर को जा रहा था, बस माइनस बी नीचे को जाएगा, तो मैंने माइनस बी नीचे को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं ओ को पी से मीट करा देता हूँ, ठीक है, ओ ए, ये हो गया मेरा पी पॉइंट, ठीक है। अब ओपी क्या होगा, यहाँ पर ओपी होगा ए माइनस बी से। तो मैंने क्या किया, मैंने ओ में ए में से बी को घटाया नहीं, तो क्या किया, मैंने रिप्रेजेंट किया, ये तो मेरा ए है, ओके, ए है मेरा माइनस बी, तो मैंने इसको इस प्रकार से किया था कि वेक्टर ए में जोड़ा क्या, माइनस का बी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ए माइनस बी नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने किया वेक्टर ए में बी का नेगेटिव को ऐड किया, क्योंकि आपका माइनस बी जैसा कोई होता ही नहीं है वेक्टर में। बस याद रखना, आप कहें कि मैंने इसको घटा दिया, नहीं, आपने उस वेक्टर का नेगेटिव करके ए के साथ जोड़ दिया, आप ये बोलेंगे, ठीक है, ए माइनस बी, ये होती है इसकी एक्यूरेट भाषा, या मैं कहूँ आपको इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो सिंपल है, लेकिन जो हम आम
बोलते हैं बोलचाल की भाषा में ए माइनस बी ही बोल देती है, बट मैंने आपको बताया है ए माइनस बी आता कैसे है, ए में नेगेटिव ऑफ बी को ऐड करके। आई होप ये बात क्लियर हुई हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या है, हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला भी। अब ये सेक्शन फार्मूला भी आपके दो होते हैं, इंटरनल इंटरसेक्शन और एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। ठीक है, सेक्शन फार्मूला दो होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है, ये दो होते हैं। चलिए एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कैसे कैसे आपको समझ में आना है। तो सेक्शन फार्मूला की मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है, तो मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं, ये इंटरनल के लिए है और ये एक्सटर्नल के लिए है। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। ठीक है, इनको ज्वाइन करता हुआ ए बी, तो ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी है। ठीक है, ए बी के बीच में एक पॉइंट आपका कौन सा है, वो आपका पी है। यह वाला पॉइंट आपका पी है जो इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, पॉइंट पी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है, पॉइंट पी इज डिवाइडिंग ए बी इंटू एम इज टू एम रेशियो में। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य हुआ, मतलब ये हुआ कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, क्योंकि लेना देना किससे है, पी से, पी बीच में घुसा है, पी का लेना देना है, तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस एम। अब देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो, एम क्या है, आपको ना इंटरनल देखना है ना एक्सटर्नल देखना है, बस मेरे जो बातें हैं या मेरे जो बोले हुए शब्द हैं उनको दिमाग में डाल लीजिए कि ए से लेके पी तक की, मैंने कोई भी यहाँ पे देखो सेम रखा हुआ है, मैं सेम ही आगे कराऊंगा। ए से लेके पी तक का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या डिवीजन वाला पॉइंट है, वहां तक की डिस्टेंस ए से पी तक की एम ले ली और बी से पी तक की एन ले ली। ठीक है, ये है इंटरनल में। अब मैं एक्सटर्नल में क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो मैंने बोला भाई यहाँ लिखूंगा कि ए से लेके उस पॉइंट तक की जो डिवाइड कर रहा है, बीच में घुसा हुआ है, वहां तक की डिस्टेंस एम लूंगा। तो क्योंकि मैंने पहले भी ली है ना, ए से लेके इस वाले पॉइंट तक की एम ली है, तो फिर से ए से लेके इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं कितनी लूंगा, मैं इसको लूंगा एम। और बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी थी, एन थी, तो यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा, एन लूंगा। ठीक है, क्या लूंगा, एन लूंगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो यकीन मानिए जीवन में आप ये डिवीजन फार्मूला भूलेंगे नहीं कि एक्चुअली ये सारी चीजें आई कहां से थी। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको। चलिए अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि आगे पास ए बी दो वेक्टर्स हैं जिनको पी इंटरसेक्ट कर रहा है इंटू एम इंटू रेशियो में इंटरनली, तो आपसे ओपी के बारे में पूछेंगे कि ओपी का फॉर्मूला क्या रहेगा या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगा। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, तो पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी पूछ रही हैं, तो ओपी इक्वल होगा किस चीज के, ओपी इक्वल होगा एम टाइम एम इंटू ओबी। ठीक है, प्लस एन टाइम्स ओ ए, ओ ए अपॉन एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, क्योंकि ओ बी और ओ ए तो यही तो है, ओ बी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, ओ ए किसके इक्वल है, वो इक्वल है वेक्टर ए के। ठीक है, अब मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता हूं, तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपको लिखना है क्या, इस बार आपको लिखना है ओपी की वैल्यू इक्वल होगी किस चीज के, वो इक्वल होगी एन टाइम्स वेक्टर बी, बस एक माइनस लगा दीजिए और कुछ नहीं, इसके अलावा सारा फॉर्मूला आपका सेम रहना है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई हो। ठीक है,
मैंने आपको ऐसे कराया है जैसे कोई एक इंटर के बच्चे को पढ़ा रहा हो। ये डिवीजन फार्मूला लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई m कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू थी, n कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू थी। मुझे मालूम है कि फार्मूलाज दोनों आपको याद रहेंगे, लेकिन ये भूल जाओगे कि m कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू थी, n कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू थी। तो याद रखना, m जो वैल्यू थी वो पॉइंट a से लेके उस पॉइंट p तक की थी, n थी पॉइंट b से लेके पॉइंट p तक की, चाहे p अंदर हो या बाहर हो, ठीक है। चाहे वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा हो या चाहे वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा हो, मतलब ही नहीं है। इतना याद रखो, ए से पी एन, बी से पी एन, चाहे पी कहीं पर भी हो, ठीक है। आई होप बात क्लियर हुई हो। चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट की। चलिए डॉट प्रोडक्ट को आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई शिकायत हो या कोई टॉपिक जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ कोई इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चाहो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम लिंक पर चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।